क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 19 मार्च का हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में करंट अफेयर। आपका यूपीएससी का जो ईपीएफओ एग्जामिनेशन है और अदर स्टेट प्रीसी एग्जामिनेशन से संबंधित आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटी से, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 आपकी इन्वायरमेंट से संबंधित, और डिफॉल्टर प्रमोटरों के लिए कोई बैकडोर संधि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात कही है। और यहाँ पे आपका जो है अगला है मुल्ला पेरियार डैम, ये आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में भी कुछ इसका पानी जाता है यहाँ से। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। और अगला जो है कैबिनेट ने एक बिल सेटिंग अप करने के लिए किया है, आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक, यानी कि विकास वित्तीय जो है संस्था। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आगे बताने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और इसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है। आपका पूरा जो है आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है 1-to-1। और इसी तरीके से यूपीएससी का 2021 का ही कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग को सिर्फ इन दो नंबर्स पे कॉल करना है, 8564880530 और 9696066089 पर। ठीक, तो देखिए अब ये है पहला वाला हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि अभी कुछ जो नॉमिनेटेड यानी कि नामित सांसद थे, और नामित सांसद कहाँ पे अब होंगे, आपके राज्यसभा में। कितने होते हैं? 12। ठीक, और नामित सांसद जैसे स्वपन दास गुप्ता, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया राज्यसभा से 1 साल पहले ही, जब इनका कंप्लीशन होने वाला था पूरा। कितने साल होता है कंप्लीशन यहाँ पे? 6 साल का। ठीक, और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक, ये परमानेंट हाउस होता है और हर 2 साल में जो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/3 लोग जो है रिटायर होते हैं। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही। और देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या हुआ, क्या था कि इनका नॉमिनेशन हुआ राज्यसभा में। ठीक, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंतर्गत कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करी। ध्यान रखिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको 6 महीने के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मेंबर है उसको 6 महीने तक या कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है और दूसरा इंडिपेंडेंट मेंबर। ठीक, तो इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, ख़त्म उसकी मेंबरशिप। ठीक है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। वहीं नॉमिनेटेड मेंबर जो है जिसको नामित किया गया है उनको 6 महीने के अंतर्गत किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। ये बात है। और इसी वजह से क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत इनको जो है चैलेंज किया गया। महुआ मोइत्रा जो है तृणमूल कांग्रेस की जो है, इन्होंने अपील करी थी, ये जानते होंगे कई लोग, इनको देखा जरूर होगा। उसके बाद ये है कि क्यों तब करी जब इनके खिलाफ जो है ये वेस्ट बंगाल असेंबली में इलेक्शन लड़ने वाले थे तब। और बल्कि मतलब जब इन्होंने ज्वाइन किया था 6 महीने तो कब के निकल गए ना यार। तो अब इनके 1 साल पहले इनके ऊपर वो केस किया गया। पता नहीं इतना क्यों नेग्लिजेंस रहा। खैर, नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखा गया है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, ठीक, जो संविधान की सभा थी, उसने कहा था कि राज्यसभा में कुछ लोग ऐसे भी आने चाहिए जो कि जिनके पास खूब नॉलेज हो और एक्सपर्टीज़ हो, विशेषज्ञता हो, ज्ञान हो, और ताकि अच्छे से डिस्कशन कर सकें यहाँ पर हाउस में। राज्यसभा के जो है 12 मेंबर इसमें हो सकते हैं। अच्छा, लोकसभा में जो है पहले, अब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आ गया तब अब आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है अब ख़त्म हो गया है। कोई 2 लोग इनको नामित किए जाते थे, और अब जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ हो गई वो 550 हो गई। ठीक, ब्रॉड क्राइटेरिया यहाँ पे यही है कि किसी साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस और इसमें जो है डिस्टिंग्विश्ड काम किया हो। ठीक, विशिष्ट पहचान बनाई हो। और इसके बाद जो है आपका प्रेसिडेंट जो है इनको नॉमिनेट करता है, ध्यान रखना, सेंटर में। और आपका जो है 1985 में क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, किसके अंतर्गत? 10th शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक, और जो है इसमें क्या था कि कुछ चीज़ें इसलिए भी लाई गई, क्यों लाया गया? 1967 के बाद से। पहले क्या होता था, 1952 से लेकर 1952 से लेके 1967 तक क्या था कि कांग्रेस ही ज़्यादातर सरकार बनती थी। लेकिन इसके बाद 1967 के बाद से क्या हुआ, कांग्रेस सरकार कई जगहों से अब हटने लग गई। तो अब कई लोग क्या है कि पार्टियां चेंज कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है।
किसी को मिनिस्टर बना दिया जा रहा है, किसी को कुछ बना दिया जा रहा है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई, अस्थिरता आ गई। इसी को रोकने के लिए जो है आपका ये लाया गया एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदलू कानून जो है इसको रखा गया है नाम, ठीक, बदलू विरोधी कानून है ये। और इसका पर्पज़ यही था 1985 में लाने का कि एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी जीते हैं उसी के साथ रहें। इसमें 3 तरीके के सिनेरियो होते हैं। पहला ये है कि भैया कोई व्यक्ति है जिस पॉलिटिकल पार्टी से XYZ पार्टी से जीता है, ठीक, उससे जीता है पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसकी जो है वो खुद से दे दे वॉलंटरीली खुद से, मतलब अपनी स्वेच्छा से पार्टी को जो है रिज़ाइन कर दे, ठीक, वॉलंटरीली जो है अगर अपनी मेंबरशिप छोड़ दे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है ऐसा भी अभी देखा गया है, अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा करंट अफेयर में, कि अगर मान लीजिए उन्होंने बोला नहीं है, रिज़ाइन नहीं दिया है, रिज़ाइन और वॉलंटरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। रिज़ाइन में आपको जो है लिखित तौर पे देना पड़ता है, वॉलंटरीली ये होता है कि आप जो है, आपकी अगर हरकतें भी ये दिखा रही हैं कि आपने जो है पॉलिटिकल पार्टी से आप संबंधित नहीं हो, तब भी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ ये लगाया जा सकता है, ये वाली बात है, ठीक। तो उस केस में भी क्या है कि मेंबरशिप आपकी चली जाएगी, आप एमपी एमएलए नहीं रह सकते। और आपने मान लीजिए विप ने, एक विप होता है कि हर पार्टी का एक विप होता है जो ये बताता है कहाँ वोटिंग करनी है, कब आना है, कब प्रेजेंट रहना है, ठीक। तो विप जो है, एक चीज़ और बता दूँ, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं है, ना रूल्स एंड प्रोसीजर। बस ये विप जो है ये बताता है, किसी मेंबर को बताया एमपी एमएलए को, भैया इस तरीके से पार्टी को वोट करना नहीं करना जो भी है किसी मुद्दे पे, और उन्होंने नहीं किया, ठीक, उन्होंने नहीं किया, कुछ और कर दिया या एब्सटेन कर गया, मतलब कि कुछ भी ना किया, ना वोट दिया ना लिया, ठीक। तो उस केस में क्या है, अगर 15 दिन के अंतर्गत, ठीक, अगर 15 दिन के अंतर्गत उन्होंने जो है विप ने ये शिकायत कर दी, तब जो है इस पे वो कार्रवाई हो सकती है कि भैया इनको निकाला जाएगा, ठीक। वैसे नहीं है, 15 दिन के बाद नहीं, पता चला आज ये हुआ और अगले 2 साल के बाद जो है उन्होंने विप ने कहा अच्छा बेटा तुमको बताएं, तो मतलब वो डर में भी ना जिए, इसलिए जो है सिर्फ 15 दिन रखा गया है। तो दूसरी चीज़ ये थी। और इसके बाद क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली कभी भी जीतने के बाद, तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म, ठीक। और तीसरा ये है कि भैया कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनना अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके अंतर्गत जो है 15% जो है आपकी मिनिस्टरशिप, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा का 15% ही हो सकता है नंबर्स में, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। और जो दिल्ली है, दिल्ली में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो है वहाँ पे 10% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, ठीक। तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा, यहाँ 15 यहाँ पे 10 है, ठीक, यहाँ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। यूपी और इंडिया दोनों लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों अभी बताता हूँ। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ है, 22 में से दुनिया की 30 जो है, मतलब अगर आप ऐसे समझो इसे, अगर 30 जो दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 22 भारत की हैं, और दुनिया की जो मोस्ट पॉल्यूटेड आपकी कैपिटल है, राजधानी है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड दिल्ली है, ठीक। 30 जो टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से 22 जो है इंडिया से हैं, और जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है पूरी दुनिया में उसमें सबसे ज़्यादा जो है कैपिटल, जो मतलब कौन सी पॉल्यूटेड है, और भारत की भी की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, और इसको जो है किसने पब्लिश किया है, संगठन आपका IQAir, ठीक। ये स्विस का जो है, स्विट्ज़रलैंड का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे अब देखो, ये आपको पिक्चर जैसे आपने देखी तो उसको इग्नोर मत किया करो, उसमें छानना पड़ता है कि एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये वाली रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक जो है उस पर आई है, PM 2.5 के डेटा लिया गया है इसमें, ठीक है, सिर्फ 2.5 का डेटा लिया गया है, PM 2.5। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो डेटा उठाया गया है वो गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का भी है, ठीक। तो अगर वहाँ लिख दे सिर्फ गवर्नमेंट डेटा लेता है तो आप कहोगे यार ये तो पता नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था, दिया रहता है लेकिन उसको छानना पड़ता है, ठीक।
तो ये वाली चीज़ है। और 2.5 जो है कैसे कैसे होता है ये अभी यहाँ पे नीचे बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट जो है कैपिटल जो पोल्यूटेड है वो दिल्ली है, उसके बाद ढाका है, फिर उलान बटोर है, ये आपकी जो है मंगोलिया की, काबुल अफगानिस्तान, दोहा कतर, बिश्केक आपकी किर्गिस्तान की है, सराजीवो बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, गोविना की है, मनामा बहरीन की है, जकार्ता इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल का है। ठीक, मोस्ट पॉल्यूटेड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये भी समझने वाला है कि एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि एक तो बच्चों का वेट कम हो रहा है जो बर्थ ले रहे हैं, ठीक, और जो है सांस लेने वाली बीमारियां और यहाँ तक कि स्ट्रोक भी ज़्यादा हो रहे हैं। साथ ही साथ 70 लाख बच्चे प्री मैच्योर डेथ हो गई उनकी, मतलब कि बहुत जल्दी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये वाली बात है एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर बोला जाए इस तरीके का स्टेटमेंट है कि नवजात शिशुओं या फिर जो है बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी के लिए काफ़ी दिक्कत होती, तो हाँ सही कह रहे हैं। और दिल्ली जो है में जो होती है पोल्यूशन वो पंजाब में आपका जो स्टबल बर्निंग की जाती है, पराली जो जलाई जाती है, उसकी वजह से काफ़ी होता है। बाकी और क्या कॉजेज़ है अभी बताऊंगा, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। अब देखो जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं दुनिया में, ठीक, उसमें सबसे ज़्यादा तो चाइना है, ताज इसने पहन लिया, लेकिन बाकी पूरी जो है सेना यहाँ पर है, और वो भी यूपी से है, समझना। देखो कौन सी, गाजियाबाद सेकंड नंबर पे दुनिया में, बुलंदशहर, बिसरख, बिसरख जलालपुर, ये ग्रेटर नोएडा के पास में ही है। ठीक, भिवाड़ी, भिवाड़ी जो है ये राजस्थान का है, बस एक इसने यहाँ पे जो है बीच में अपनी बाजी मान ली आके, पता नहीं क्या सोच रहा था। ठीक, बाकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, तो मतलब देख रहे हो यूपी से कितने हो गए, यूपी से आप, और इसके बाद फिर आपका दिल्ली है, तो यूपी से 7 हो गए सिटी। दिल्ली हटा दो, भिवाड़ी हटा दो, ठीक, आपका और होटन चाइना, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट तो आपके सिटी जो है वो आपके कहाँ से हैं, यूपी से है। ठीक, अब देखो सोर्स समझ लेते हैं, ग्लोबल सिटी PM 2.5 लिया गया 106 कंट्रीज से। और गवर्नमेंट एजेंसी देखो यहाँ लिखा हुआ मोस्ट ऑफ विच आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी ये डेटा लिया जाता है यानी प्राइवेट से भी ले रहे हैं, ध्यान रखो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली जो है 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ओवरऑल और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है पूरी दुनिया में। और दुनिया में ये जो, अच्छा एक चीज़ है, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल तो है, लेकिन 2019 से अगर कंपेयर करें तो 15% तक हमारे यहाँ एयर क्वालिटी जो है अच्छी हुई है दिल्ली की। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट अगर दे दे कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड भी है और बहुत बुरी तरीके से पोल्यूशन इसमें हुआ भी है, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो यंत्र क्या करेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं। और मतलब वो खाली हवा हवा में काम करने पे जैसे ही होगा। ठीक, मोस्ट पोल्यूटेड जो है सिटी दुनिया में जिंगजियांग का होटन है, ठीक है, और चाइना। जिंगजियांग प्रोविंस कौन सा है, वहीं जो अक्साई चीन के पास में जुड़ा हुआ है वाला है, जहाँ पे युघुर जो रहते हैं, और ETIM करके जो है एक संस्था है, वहाँ पे जो है दहशतगर्दी करते हैं, जिंगजियांग प्रोविंस। ठीक, गाज़ियाबाद मोस्ट वो है, बिसरख जलालपुर, नोएडा, यहाँ भिवानी गलती से लिख गया, भिवानी नहीं होगा, भिवाड़ी है, और ये आपका जो है कहाँ पर, राजस्थान का है। बिसरख नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, सब उत्तर प्रदेश वाले जो है, लग रहा है एक साथ वहाँ पे उन्होंने गठरी बना के डाल दिया था। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा जो है बिहेवियरल तो अच्छा हुआ है, और हमें सीखना चाहिए और इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया का जो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या स्रोत हैं एयर पोल्यूशन के, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हीकल होता है आपका, बायोमास, ठीक, जैव द्रव्यमान इसे कहते हैं, और कुकिंग जैसे ज़्यादातर कोयला भट्टी इन सब से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो भी कोयले से बन रहा है, इंडस्ट्रीज जो जो अपना धुआं फेंक रही है, कंस्ट्रक्शन, ठीक, उसमें जो है पर्टिकुलर मैटर होता है, वेस्ट बर्निंग, अपशिष्ट की जो जलाया जाता है, अनसर्टिफिक एपिसोडिक, एग्रीकल्चर बर्निंग, वहीं पराली जलाने वाली की बात है। IQ एयर, ये एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये स्पेशलाइज करती है कि कैसे जो है वायु की गुणवत्ता को निगरानी किया जाए, वायु को जो है क्लीन भी किया जाए, प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाए जाए। ठीक, और साथ ही साथ जो है ये ऑपरेट करता है एयर विजुअल को, ये एक रियल टाइम एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक, एयर विजुअल भी कौन देता है, IQ एयर देता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भैया जी अगर कोई डिफॉल्टर है, ठीक, दो लोग होते हैं, इंसॉल्वेंट, समझना मेरी बात, और दूसरे होते हैं बैंकरप्ट। ठीक, इंसॉल्वेंट ये कई जगह वर्ड आता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर यह कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, जज में शायद नहीं, उसमें आता है आपका कि जो ये कैंडिडेचर होता है उसमें, कि मतलब नॉमिनेशन भर सकता है कि नहीं भर सकता, तो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक,
आपका जो है अनसाउंड माइंड होता है ना, वो वाला है। और बाकी इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जो मतलब वो हो गया जिसके पास लोन के पैसे वापस करने के लिए प्रीमियम और ब्याज दोनों ही पैसे नहीं है, ठीक, मनी नहीं है कि लोन अपना चुका सके, तो वो इंसॉल्वेंट होगा। अब यही बात अगर कोर्ट बोल दे या फिर लॉ बोल दे, लॉ से घोषित हो जाए कि भैया वो लोन देने के लायक नहीं है, तो वो बैंकरप्ट कहलाएगा। बस दोनों में फ़र्क यही है, ठीक है ना, वन ऑफ द सेम थिंग है दोनों। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है, अब देखो यहाँ पे दो क्लॉज हैं समझना। एक तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया 2016 में, उसमें एक क्लॉज है धारा 29A यानी 29A, और दूसरा कंपनीज एक्ट है, ठीक, उसमें एक धारा है, क्या नाम है उसका, धारा धारा ये है सेक्शन 230। अब देखो ये आईबीसी है, इसका सेक्शन 229, कंपनीज एक्ट का जो है सेक्शन 230। अब 230 में ये कहता है कि भैया जो भी लोग हैं उनको अगर ये लगता है कि जो भी प्रमोटर्स हैं, मतलब मान लीजिए किसी कंपनी के, कोई टाटा की कंपनी तनिष्क है, तो तनिष्क की प्रमोटर कौन है, टाटा है। तो अगर मान लीजिए तनिष्क डूब गई और ये कह रही इसको जो है मतलब इनको इंसॉल्वेंसी अपना वो कर रही है, घोषित कर रही है अपने आप को कि हम नहीं कर सकते, तो प्रमोटर टाटा आके इनको बचा सकता है। जब भी इसको लिक्विडेशन वाली हो रही है, तो मतलब उसको जो है परिसमापन कर रहे हैं, इसका लिक्विडेशन कर रहे हैं, मतलब खाली सब जो भी बचा हुआ है एसेट सब बेच के जो है इससे पैसा जितना वो निकल सके निकालो। तो उस केस में टाटा क्या है कि आके वो मतलब इनको बचा सकता है लिक्विडेशन फेज में। लेकिन सेक्शन 29A ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया जब कोई इस तरीके का हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तनिष्क मान लो हो गया था, ठीक, तो उस समय क्या है कि आप आप जो है कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट या कंपनी लॉ 230 को भी अगर जोड़ लो, तब भी आप जाके उसको बचा नहीं सकते हो लिक्विडेशन के लिए, ठीक है ना। आप जो है ये अब उसका किसी तरीके से आपका कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा नहीं, ये वाली बात है। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, तुमने पहले जब उसको डूबने दिया, नहीं उसको देखा, तो फिर तुम फिर से लेके फिर उसको डुबवा दोगे यार, है ना, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बोला है कि प्रमोटर जो भी हैं इंसॉल्वेंट कंपनीज के, जो अपना ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिडिंग नहीं हम करने देंगे, क्योंकि सेक्शन 29A इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ऐसा कहा गया है, ठीक। भले ही जो है आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हो, कोई भी स्कीम, कोई भी अरेंजमेंट यूज़ नहीं कर सकते हो, ताकि आपका कंट्रोल उस कंपनी में फिर से आ जाए जब वो परिसमापन पे चली जा रही हो। परिसमापन क्या होता है, जो भी एसेट बचे हुए हैं उनको बेचो, कुछ पैसे की जो है मतलब भरपाई हो जाए, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखिए, गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड और आपका नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो था, ठीक, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों के बीच में केस था 2019 में। इसमें ये कह दिया था कि भैया ये जो है गुजरात एनआरई ये कोक लिमिटेड, ये इनएलिजिबल है, मतलब ये पात्र नहीं है कि ये बोली जब लगेगी तो आप उसमें जाके जो है उसमें बोली लगा के फिर से उसको ले लो, ये चीज़ नहीं हो पाएगा, भले ही कंपनीज एक्ट के धारा 230 में ऐसा कहा गया हो, ठीक। ये यही कहती है कि अगर मान लो प्रमोटर या फिर जो भी लोन जिसने दिया है वो कंपनी, वो चाहती है कि कोई ऐसा स्कीम बता दे, अरेंजमेंट बता दे या समझौता बता दे, लेनदारों की व्यवस्था समझौता या प्रस्ताव दे कि भैया हम जो है डेप्ट चुका देंगे कंपनी का, और कंपनी का या तो जो है उसका पुनर्गठन कर देना चाहिए जो भी लोन वोन का है, और हम फिर से इसको लेने को तैयार। तो ऐसा 230 कंपनीज एक्ट में तो कहा गया होगा, लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के द्वारा कहा गया है कि 29A के अंतर्गत कि नहीं कर सकते, तो ये वाला जो है ये भी नल हो जाएगा, ये वाली बात है। इस जजमेंट में ये कहा गया कि एनसीएलटी ने जो डिसीजन लिया वो मतलब ये करता है कि 230 अब एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे प्रमोटर या क्रेडिटर्स के ऊपर, ठीक। वो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में तो होगा, लेकिन एक बार इंसॉल्वेंट बात आ गई है, ठीक, और वो आईबीसी के अंतर्गत आ गए हैं, तब नहीं करने देंगे, ये वाली बात है। इम्पैक्ट जो है क्या पड़ेगा कंपनियों के ऊपर जो, या फिर प्रमोटर्स के ऊपर, ठीक। तो उससे ये है कि भैया अब अच्छे से इंसॉल्वेंसी वाला प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ एक क्विक लिक्विडेशन भी हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी जल्दी लोग जो है बिके सामान, एसेट जो भी है, और ताकि जो है भरपाई हो सके, बाकी जो है वो अपना लोन वोन देंगे जिस तरीके से भी देना पड़ेगा उन्हें। और अदर इंटरप्रिटेशन जो भी मतलब होते थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि स्थिति साफ कर दी। तो अब सारी चीज़ें जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अच्छे से हो रहा है। कंपनियों को भी पता है कि भैया कहाँ पे हाथ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, ये सारी बात है, ठीक। और इसने ये भी जो है जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था, कई सारे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है
उन्होंने कई बार अलग अलग जजमेंट दे दिए थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। अब देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है क्या है, ये अर्ध न्यायिक संस्था है, यानी कि क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेट कर रही है कंपनी लॉ को ये इंटरप्रेट कर रही है ना, इसलिए इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोला जाएगा। अर्ध न्यायिक यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला जाएगा। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट क्या है? ये लॉ बनाया गया 2016 में, और ये यही था कि सारे जितने भी बाकी लॉ थे, कई सारे लॉ थे, कंपनियां इधर से उधर दौड़ती रहती थी। इसको इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया था कि भैया हमारे यहाँ एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। एग्जिट ना होने की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर उद्यमिता को लाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करने के लिए कम जो है प्रोत्साहन है। तो सारे कंसोलिडेट करके एक फ्रेमवर्क बनाया गया ताकि जो है ये सब कुछ मतलब ओवरलैपिंग और जो है कन्फ्यूज़न ना बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, सिंप्लीफिकेशन हो, ये सारी चीज़ है। एक स्टॉप सोल्यूशन हो गया, लॉन्ग प्रोसेस को ख़त्म कर दिया, कम हो गया, इकोनॉमिकली वाइबल भी हो गया, कम पैसे में जो है काम कर ले, अपना निकल जाओ, फिर से कुछ नया करें। अब देखो, जो ट्रम्पू जो था हमारा, जो यूएसए वाला, जानते होंगे, तो वो 4 बार बैंकरप्ट होने के बाद भी देखो देश का राष्ट्रपति बन गया। ठीक, और मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा एग्जिट है वहाँ पे, आप देखो ये चीज़ है। ठीक, तो अपना कोड ये एम करता है कि जो भी इंटरेस्ट है स्मॉल इन्वेस्टर, जो छोटे निवेशक हैं, और जो बिजनेस करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो जो है आसान हो सके, ये सारी चीज़ें आईबीसी ने 255 धाराएं और 11 शेड्यूल को मतलब इसके अंतर्गत अपने रखा हुआ है। आपका जो सेक्शन 29A है वो इंसर्ट किया गया था 23 नवंबर 2017 को, और ये बताता है कि जो लोग इन नॉट एलिजिबल फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, जो लोग भी मतलब इसके अंतर्गत आ गए, बोल दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो उसके प्रोमोटर उस कंपनी के या फिर क्रेडिटर, ठीक, प्रोमोटर मतलब जो उसको, मतलब जैसे मैंने बताया यहाँ पे तनिष्क की कंपनी के प्रोमोटर कौन है? टाटा है। ठीक, बीएसएनएल के प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो वो लोग जो है जाके अब उसके जब रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, जब उसका जो है आवेदन दिया गया है कि मतलब कि उसको लिक्विडेट किया जाए, परिसमापन किया जाए, तब आप आके नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपने जब होते समय नहीं उसकी बात करी तो आप फिर से कर सकते हो वही काम। तो ये सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कि उन लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और वो हैड कंट्रीब्यूटेड इन द डाउनफॉल ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। ठीक, जिन्होंने मतलब उसको डूबने में वो किया, नहीं उसको बचाया, तो हम उसको फिर से नहीं जाने देंगे उनके हाथों में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुल्ला पेरियार डैम जो है उससे संबंधित इशू में है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि तुम इन्फॉर्मेशन दो रूल कर्व पे। रूल कर्व क्या होता है? मान लीजिए, देखिए ये डैम बना हुआ है, तो यहाँ पे ये कुछ कई सारे जो है यहाँ पे लाइनिंग होती हैं। ठीक, मतलब वो ये बताता है कि पानी का जो वो है वो लेवल किस लेवल पे चल रहा है। ठीक, और इस लेवल के अनुसार जो है ये जो डैम है, इसको जो है आप कब नीचे करना है, नीचे कर दोगे तो ये खुल जाएगा, तो ये पानी निकल जाएगा। जब भैया ये ज़्यादा हो, तो मतलब पानी ज़्यादा बड़ा ऊंचा हो जाए, तो भैया गेट को जो है वो ओपन कर दो, तो जो मैक्स एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जो है भर जाए और फिर जो है टूटने की स्थिति बन जाए, ये भी नहीं करना ना। तो रूल कर्व हम देखते हैं कि किस पे जो है कितने लेवल पे पानी है, इसके अनुसार गेट को खोलना या बंद किया जाता है। ज़्यादा है तो खोल दो, बंद है तो जो कम है तो ऊपर करो, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो है, उनसे कहा रूल कर्व के बारे में आप जानकारी दीजिए, और साथ ही साथ एक सुपरवाइजरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और काफ़ी पहले बनाई थी, 2000, अभी बताता हूँ डेट क्या थी, तो उसको ये डायरेक्शन दिया कि भैया जो 3 कोर सेफ्टी इश्यूज थे उन पे तुम जो है अपना निर्देश दो या फिर कुछ जो है कदम उठाओ। ठीक, 3 में से 2 तो यही थे, जो रूल कर्व था और दूसरा गेट ओपनिंग वाली चीज़ थी, और पहला कौन सा है अभी बताता हूँ। ठीक, देखिए बैकग्राउंड वही है, 2014 में सुपरवाइजरी ये कमेटी बनाई गई देख रेख करने वाली, और इसमें जो है वही फ्रिक्शन कई बार क्या है कि तमिलनाडु और केरला के बीच में कुछ ना कुछ बात होती रहती है। क्यों? अभी बताता हूँ कि इसमें सिस्टम यह है कि केरला में तो ये स्थित है मुल्ला पेरियार डैम, बड़ी विचित्र चीज़ है, लेकिन इसको ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु। समझ रहे हो? और तमिलनाडु से जो है ये रेंट लेते हैं, और ये जो है पहले एक संधि हुई थी, और जिसमें 999 साल की जो है लीज पे दे रखा है केरला ने तमिलनाडु को। तमिलनाडु काम करते हैं, अब लीज है तो भैया कुछ रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट देते हैं केरला को तमिलनाडु वाले, और तमिलनाडु फिर भी रोते रहते हैं कि हमको कुछ मिला नहीं, ये वाली चीज़ है। अब देखो, कमेटी जो है उसको एक आ गया था 3 कोर सेफ्टी इश्यूज़ पे काम करना है। पहला क्या?
कि आप निगरानी रखो, परफॉर्मेंस देखते रहो कि जो भी उपकरण हैं डैम के वो किस तरह काम कर रहे हैं। रूल कर्व को फाइनलाइज करो, अंतिम रूप दो, और इसी से गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया ना। कंप्लायंस रिपोर्ट जो है उसको 4 वीक में डालो। भैया कब बनाए गए थे? 2014 में। 4 साल से तो ज़्यादा हो गया है। ठीक, इन्होंने कुछ किया नहीं। रूल कर्व वही होता है डैम का जो है फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल, कितना ऊपर हो रहा है कितना कम है, उसके अनुसार जो है गेट ओपनिंग शेड्यूल रख दो। ज़्यादा है तो नीचे कर दो, कम है तो बनाए रखो। इशू ये है कि केरला गवर्नमेंट ने ये बोला है तमिलनाडु बहुत ही बेकार मतलब पुरानी जो है गेट ऑपरेशन शेड्यूल चलाता है, जो कि 1939 में था। ठीक, केरला ये भी कहता है कि जो है प्रॉपर सुपरविज़न नहीं करता है वाटर लेवल का। और ये डैम का जो है तमिलनाडु, और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में ही ये मतलब ये स्थित भी है। मुल्ला पेरियार डैम जो है बहुत पुराना है। ये आपका मुल्लायार और पेरियार रिवर जो है इन दोनों के पे स्थित है, केरला की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। और ये कार्डमम हिल्स जो हैं, ठीक, कार्डमम क्या होता है बताइए हिंदी में? वो वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पे लोकेटेड है। ये डैम जो है 53 मीटर ऊंचा है और 365 मीटर करीबन जो है लेंथ में लंबा है। ठीक, केरला में लोकेटेड है, लेकिन ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है, संचालन और रख रखाव तमिलनाडु करता है। डैम जो है डाइवर्ट करता है वाटर को, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्ट ये जा इधर रही है पेरियार, तमिलनाडु इधर है, आपका केरला इधर है। ठीक, लेकिन इसको जो है ईस्ट वर्ल्ड मोड़ा जाता है और तमिलनाडु की तरफ लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एरिड मतलब सूखा होकर रहता है। कब? जब मानसून कब होता है तमिलनाडु मालूम है आपको? अच्छा बताइए आप लोग, मानसून कब होता है? कि अच्छा बताइए, यही बता दो, हिंट दे रहा हूँ। साउथ वेस्ट मानसून होता है यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है? ठीक, और मतलब मंथ के साथ बताइएगा। अच्छा, ये ऑपरेट क्यों करता है तमिलनाडु? 1886 में लीज एग्रीमेंट हुआ 999 साल का, जो महाराजा थे त्रावणकोर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश रूल का, वो उन लोग के बीच में हुआ। और 1970 में फिर से लीज एग्रीमेंट जो था उसको रिन्यू किया गया, नवीनीकरण किया गया। और इसमें ये कहा गया, राइट दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया तमिलनाडु को कि तुम जो है डैम के पानी को और साथ ही साथ हाइड्रो पावर और प्रोजेक्ट ये सब बना सकते हो। केरला को इसके बदले में रेंट मिलेगा। और तमिलनाडु ने कहा, अब तमिलनाडु फिर भी रो रहा है। ठीक, वो कहता रहता है केरला जो है अच्छा काम नहीं करता है, हमको रोकता रहता है, ऑपरेट नहीं करने दे रहा है। केरला जो है हमें रूल कर देने से रोक रहा है। तमिलनाडु अपना जल का जो है वो अच्छा से यूज नहीं कर पा रहा है ट्रेन ट्रेन के लिए। और यहाँ पे कोई भी रोड बिल्ड नहीं करने दे रहा है, रोड नहीं बनाने दे रहा है, पावर सप्लाई भी नहीं बनाने दे रहा है। ठीक, तो अब देखिए अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे यह है कि कैबिनेट ने यहाँ पे नोट दे दिया उस बिल को जिससे जो है आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। अब ये क्या भारत में पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है? विकास वित्त संस्थान का ये पहला है? नहीं। और देखो ये क्या करेगा, पूंजी को जो है इन्फ्यूज़ करेगा, कितना? 20,000 करोड़ का। ठीक है, मोदी जी ने इसको जो है वो कर दिया है कि हाँ बनाते हैं। इसका नामवा क्या रखा जा रहा है? नामवा ये है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये मतलब राष्ट्रीय बैंक है जो वित्त पोषित करेगा आपका अवसंरचना, मूल संरचना और विकास को। ठीक, और इसमें देखिए इसको जो है पहले बजट इस साल के जो है उसमें निर्मला सीतारमन जी ने बताया था। इसमें अभी तो गवर्नमेंट के 100% स्टेक है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसको कम करके 26% पे लाया जाएगा। और 20,000 करोड़ रुपए अभी तो गवर्नमेंट डाल रहा है, और इनिशियल अभी ग्रांट 5,000 करोड़ दिया गया है। इसका जो एम है वो ये है कि 3 लाख करोड़ तक हमें रखना है। ठीक, अगले कुछ सालों में, और मार्केट फंड्स से उठाएंगे। ठीक है, फ्यू बाई मार्केट फंड्स, मार्केट में जो पैसा है उससे हम इसको 3 लाख करेंगे। 20,000 करोड़ भी है, इनिशियली 5,000 करोड़ डाल दिया गया है। गवर्नमेंट जो है इसमें 10 साल का टैक्स एग्जम्पशन देगा। जो भी लोग इसमें पैसा निवेश करेंगे इस वाले डीएफआई में, उसको टैक्स का एग्जम्पशन है, मतलब जितना भी मान लीजिए 10% लगता तो वो नहीं लगेगा इसमें अगर आप निवेश करते हो तो। ठीक, और ये लॉन्ग टर्म का प्लेयर होगा। और ये कौन लोग हैं जो निवेश कर सकेंगे? पेंशन फंड जैसे कि ईपीएफओ, इंश्योरेंस फंड जैसे कि एलआईसी। ठीक, समझ रहे हो ना? ये मैंने अभी पढ़ाया भी था ईपीएफओ कार्ड में, जो मैं रोल लाता हूँ ईपीएफओ के लिए। और जो है इसमें जो पेंशन फंड ईपीएफओ वाला हो गया। और ये जो है फाइनेंस वित्त प्रोवाइड करेगा सामाजिक और आर्थिक जो अवसंरचनाएं प्रोजेक्ट हैं
जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत उनको जो है वित्त पोषित करेगा। जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये फाइनेंस कंपनियां होती हैं, वित्त जो है कंपनियां होती हैं, क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा है, या तो स्वामित्व होता है इन पे गवर्नमेंट का या फिर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का। ये लो कैपिटल प्रोजेक्ट, जो कम पूंजी वाले प्रोजेक्ट हैं, या फिर जहाँ पे जो आपका उधार करता है वो अगर कमर्शियल लेंडर से उसको पैसे नहीं मिल सकते हैं, तो वो इस वाले डीएफआई से उसको पैसा आसानी से, पूंजी आसानी से मिल जाती है। ठीक, पहला जो डीएफआई था भारत में वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, 1948 बनाया गया था। और भी जो एग्जांपल्स हैं, जो पहले, अब तो बैंक हो गए हैं, जैसे आईडीबीआई, यूटीआई, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, एनएचबी। एनएचबी क्या है? हाउसिंग बैंक। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब ये सब बैंक हो गए हैं। ये सब पहले भी डीएफआई पहले से बने हुए थे। और हमारा अगला जो है सेक्शन आ चुका है, कौन बनेगा आईएएस से। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, ये भी देखते हैं कि भैया किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम के हीटिंग प्रेशर में। देखिए, IRENA, इरेना जो है, इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ये एक जो है अंतर सरकारी संगठन है, और यह परस्पर सहयोग तथा जानकारी बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के संवहनीय उपयोग और अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, अंग्रेजी वर्जन, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज, प्रमोट एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब विकास तोमर वर्जन समझ लीजिए, ये एक जो है कई सारी गवर्नमेंट के मतलब से मिला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, जो ये बताता है, फैसिलिटेट करता है कि सहयोग करो, नॉलेज बढ़ाओ, प्रमोट करो, किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और उनका सतत यूज़ करते रहो। ठीक, लगातार, ये नहीं आज यूज़ किया एक साल फिर कहा अरे हटाओ यार बेकार है, ऐसा नहीं। ठीक, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, ये जो है IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी करती है। अच्छा बताओ, ये वाला स्टेटमेंट सही है? ये वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? क्योंकि पूछा क्या गया है, सही वाले स्टेटमेंट। तो ये वाला वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक जो है ये हाँ करता है, IRENA। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। तो देखिए, ये वाला गलत है। जब थर्ड गलत है आपको पता चला, तो ये वाला जो है ABC तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में थर्ड वाला ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ये 2009 में बना था, 8 जुलाई 2010 को फोर्स में आ गया था। मज़दार सिटी आपका अबू धाबी में स्थित है। अभी जो रिपोर्ट आई है, क्या नाम है रिपोर्ट का? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ठीक, इसमें कहा गया कोविड-19 की वजह से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम फॉसिल फ्यूल को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, यानी कि अक्षय ऊर्जा को यूज़ करें। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, और जो है और कौन सा है बताइए? बायोमास वाले हो गए, बायो एनर्जी, ये सब जो है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है? IPU जो होता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्लियामेंट का। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो है, जैसे कि इजराइल के जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? नेसेट नाम है ना। UK का जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? आपका USA क्या नाम है? अलग अलग बताया था ना, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और ये वाली जो संस्था है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, नेशनल जो भारत राष्ट्रीय जो संसद है उनका। ठीक, इसको 1889 जो है पेरिस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1889 में पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। मतलब पेरिस में एक बनाया गया, बीजिंग चाइना में होगा। बताइए कौन सा पूछा गया? फॉल्स पूछा गया, C ऑप्शन होगा इसका। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। जिनेवा में क्यों होती हैं ज़्यादातर हेडक्वार्टर? क्योंकि ये एक न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। और बाकी जो है ज़्यादातर न्यूयॉर्क में क्यों होती हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा देता है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनता है। ठीक, तो ये है 179 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर्स हैं IPU की। और ये जो है काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन, यानी काफ़ी जो है करीबी सहयोग के साथ में UN के साथ में काम करता है। और रीजनल जो क्षेत्रीय पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपका NGO इनके साथ में भी, फॉर द आर्बिट्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा तो उसमें मध्यस्थता करने के लिए। ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो ऑब्जर्व करता है कि दुनिया में क्या पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक विचार चल रहे हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है दुनिया में। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। लाइक आप करते हो तो हमें पता चलता है कि आपको कैसा लगा।
ठीक, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप बता सकते हैं कि क्या हमें सुधार करना चाहिए। आप शेयर करते हैं तो और भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके पास ये पहुँचता है। सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको ये तुरंत वीडियो सबसे पहले पहुँचता है। सुबह-सुबह आप लोग को करना क्या है, चाय लेके बैठनी है, बढ़िया आराम से फ्रेश करना है। दिन का सबसे पहला जो आपका काम है सबसे अच्छा जाए इसके लिए आप लोग हमारे साथ ये करंट अफेयर्स सुन सकते हैं। इससे मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपकी जैसे यूपीएससी का कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, आपका पूरा इंटीग्रेटेड है। इसमें आपको होमवर्क मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलता है, सारी चीज़ें अगर आपने सुबह से इसको कर लिया तो पूरे दिन का आपका शेड्यूल बन जाता है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोग को ये गाइडेंस अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा यूपीएससी का पेड ग्रुप चल रहा है कंप्लीट, और यूपीएससी का और ईपीएफओ का दोनों का ही। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है। पूरा आप लोग को जो है उसमें एक एक डाउट का जो है डिस्ट्रक्शन किया जाता है। सिर्फ ये 2 नंबर है हमारे 8564880530, 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 6 बजे, और तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।